Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q4 and FY25 post-earnings conference call of SRG Housing Finance Limited. Today on the call from the management, we have with us Mr. Vinod Kumar Jain, Managing Director, and Mr. Ashok Modi, Chief Financial Officer. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to detail us about the business and performance highlights for the quarter and year ended 31st March 2025, the growth plan and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का Q4 व फाइनेंशियल 25 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में स्वागत करता हूं। फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने 759 करोड़ एयूम टारगेट अचीव कर लिया है, जो कि हमारा टारगेट 750 था। फाइनेंशियल 25 में 7.40 की ग्रोथ के साथ डिसबर्समेंट 305 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष 284 करोड़ था। हमारी लोन बुक 26% ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल 25 में 759 करोड़ रही, जो कि पिछले वर्ष 601 करोड़ थी। फाइनेंशियल 25 में हमारी टोटल ब्रांचेज 90 हो गई है, जो कि पिछले साल में 67 थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल में 26 करोड़ था। पेट 24 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल 21 करोड़ था। पेट में पिछले साल की तुलना में 14% की ग्रोथ हुई है। टोटल इनकम 22% की ग्रोथ के साथ 155 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल 127 करोड़ थी। नेट इंटरेस्ट इनकम 72 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल 59 करोड़ था। नेटवर्थ 264 करोड़ रही है, जो कि पिछले वर्ष 159 करोड़ थी। ईपीएस ₹17 रहा है, जो कि पिछले वर्ष ₹15 था। फाइनेंशियल 25 में हाउसिंग लोन 73% और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 27% रहा है, और सैलरीड लोन 26% और सेल्फ एम्प्लॉयज लोन 74% रहा है। हमारी 100% लोन बुक प्रॉपर्टी के साथ सिक्योर्ड है। हाउसिंग लोन बुक का एवरेज टिकट साइज 8 लाख है। एवरेज एलटीवी 44% है। ग्रॉस एनपीए 1.84% रहा है, जो कि पिछले वर्ष 2.29% था, और नेट एनपीए 0.61% रहा है, जो कि पिछले वर्ष 0.69% था। कंपनी ने 10% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है। इसी के साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रॉस लोन बुक का 10.63% रहा है। फाइनेंशियल 25 में हमने टोटल 274 करोड़ का फंड रेज किया है। लेंडर से 194 करोड़, जिसमें 30% बैंक से, बाकी एफआईज है, और 80 करोड़ का फंड इक्विटी के माध्यम से हमने रेज किया है। कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरिंग ₹584 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल 491 करोड़ थी, जिसमें 46% बैंक से, 48% एफआई से और 6% नेशनल हाउसिंग बैंक से रहा है। कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग बनी हुई है। कंपनी में लिक्विड फंड्स 55 करोड़ रहे हैं। हमारी एलएम पोजीशन भी कंफर्टेबल रही है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir. All those who wish to ask a question may use the option of raise hand. In case you're unable to raise hand, you can put your message in the chat box. सर, चैट में एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम मिस्टर आदित्य ए। Few quarters before, we used to do an ROA of 3.5%, but lately, due to higher cost income ratio and higher credit cost of 60 bips, our ROA has reduced to 3%. What is your outlook on this going ahead? सर, आरओई अभी जो है वो अपना 3.17 है, जो पहले मार्च में 3.56 था। और आरओई कम होने का जो रीजन है
वो क्या है कि आप ये देखो कि इक्विटी जब बढ़ेगी तो आरओई अपना वैसे आरओई वैसे आपका कम हो जाएगा। सर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका आउटलुक क्या है आगे के लिए। जो हमारा आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट्स, वो 3.5% से गिर के 3% हुआ है। सो आगे के लिए आपका क्या थॉट प्रोसेस है? सर आरओई तो अभी जो है वो इक्विटी बढ़ने से आरओई कम हुआ। इसके बाद में जो एक्सपांशन प्लान है और जो अपना बिजनेस बढ़ेगा और इससे आपका जो पेट बढ़ेगा तो आपका आरओई वैसे आपका ये 4 के ऊपर क्रॉस हो जाना चाहिए जो इक्विटी अपन ने अभी ली है। ठीक है ना, और अभी जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ये 3.5 से वापस क्रॉस कर जाएगी। So the next question is from Aman. How is the competitive intensity in Rajasthan? What is our right to win in the market? Can you put some clarity? That will be very helpful, as the market seems very unpenetrated. देखो इसमें सर का आज की तारीख में जो फाइनेंस में अपना हाउसिंग फाइनेंस में कंपटीशन तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कंपटीशन नहीं है, चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी हम जहाँ काम कर रहे हैं, आज अपन देखते हैं पूरा अर्बन के अंदर तो कंपटीशन और सभी कंपनियां काम करती है। रूरल और सेमी अर्बन में एरिया में है अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है। वहां पे जितना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग अपन कंफर्टेबल काम कर सकते हैं। कंपनियां वहां पे भी है लेकिन अभी भी वहां पे कंपटीशन नहीं, क्योंकि वहां पे बिजनेस करने का जो तरीका है और बिजनेस है वो भी बराबर वहां से भी आता है। Oh, तो उसका आगे का जो पार्ट है, मार्केट सीम्स अंडर पेनिट्रेटेड, सो आर वी विटनेसिंग इंक्रीज्ड फोकस फ्रॉम पियर्स, मतलब कॉम्पिटिशन? नहीं सर, एक्चुअली में अपना तो देखो अपना दो हर कंपनी का अलग अलग है। आज की तारीख में अपने को जो राजस्थान से हमारा 40% करीब बिजनेस है। ठीक है, बाकी हमारा गुजरात हो गया। तो आपका पोर्टफोलियो और आपको बिजनेस ही इतना ही आपको चाहिए जितना बिजनेस आपको भी मिलता है। आज हमारा राजस्थान से महीने का 10-15 करोड़ का बिजनेस चाहिए, वो हमको मिल जाता है आराम से 15 करोड़ का। अब किसी का बिजनेस ही ज्यादा है तो हमको वैसा भी इतना हमारी लोन बुक ही नहीं है, तो हमको दिक्कत नहीं है उसमें। We'll take the next question from Kush Tandon. Kush, you can go ahead. सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड सर, आफ्टरनून। ये पिछली बार जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, हम्म। तो हमारी को फिक्स्ड बुक पे नुकसान हो रहा था, निम लेवल पे। हम्म। और ओपेक्स भी बढ़ाया था आपने, तो दो दो जगह से मार लग रही थी थोड़ी बहुत। जी। अब सर जैसे कि इंटरेस्ट रेट होपफुली कम होगा, तो सर उस पे क्या आपका व्यू है कि आगे जाके अ, हमको कुछ निम पे फायदा होगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट सेम रखेंगे, या हम भी गिराएंगे सर इंटरेस्ट रेट कस्टमर के लिए? इसमें खुश जी दो चीजें हैं इसमें। आप बहुत अच्छा पहले जो इंटरेस्ट रेट पे जो था उसमें एनएचबी की गाइडलाइन में हम पहले लेब का बिजनेस ज्यादा कर सकते थे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, जिसमें हम 40% तक हम लेब करते थे। वहां पे हमको 2-3% एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का 70% पोर्टफोलियो एचएल करना आपको जरूरी है हाउसिंग लोन में। तो वहां आपका 1-2% का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन रेपो रेट का जो नुकसान हमको हो रहा था वो रेपो रेट कम होने की वजह से वो पूरा एक सेटअप हो जाएगा। ये दूसरा हमारा टिकट साइज जो है, अभी नए स्टेट में दूसरी जगह जो काम कर रहे हैं वहाँ टिकट साइज बड़ा है। तो टिकट साइज बढ़ने से क्या होगा कि आपकी ऑपरेशन कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वहां से आपको वापस ऑपरेशन कॉस्ट में आपको वो पैसा बचेगा। तो आपका ये नेट टू नेट अपन देखते हैं तो आपका ये पेट बढ़ेगा। और हमने जो एक्सपांशन इस साल में हमने जो काम किया है, जो ब्रांच हमने जैसे महाराष्ट्र चालू किया, हमने कर्नाटका चालू किया, आंध्रा हमने चालू किया, तो वहां से भी हमारा बिजनेस चालू हो गया है। तो हमको आज की तारीख में जो ऑपरेशन कॉस्ट जो हमारी हिट होनी थी वो 1-2% से ही चीजें हमारी कम बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो वो सपोर्ट अपने को नेक्स्ट ईयर में अपनी जो कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है वो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। सर, आप नए लोन सर लोअर रेट पे देंगे, जैसे कि रेपो गिर रहा है तो आप गिराएंगे सर, या? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा फिक्स, हमारा एवरेज हाउसिंग लोन जो है वो पोर्टफोलियो हमारा 18% से ही मेंटेन होता है। और क्योंकि हमारा 20% के आसपास हमारा लेब का बैठता है। क्योंकि हमारे कस्टमर थोड़े रेट इंसेंसिटिव कस्टमर हैं। हाँ, नहीं तो वो हमारा एवरेज वही आएगा सर, 18% हाउसिंग लोन में काम करेंगे। और हमारा जो लेब है उसका एवरेज पोर्टफोलियो का 20% के तो आसपास ही सर उसका। निम पे फायदा होगा जैसे रेट और गिरेगा तो? 100 निम निम पे तो अभी आने वाले टाइम में क्या आएगा अब खुश जी, दोनों चीजें हो गई। एक्सपांशन जो था वो पूरा हो गया, ब्रांचें ओपन हो गई, ब्रांचें चालू हो गई, ब्रांचें रनिंग में आ गई।
ठीक जी है, और आपके साथ में इक्विटी आ गई, तो आपको दोनों तीनों चीजें जो होनी थी वो सब चीजें अभी हो गई। तो आपका जो है वो पेट, आपका नीम बढ़ना ही बढ़ना है, आपका पेट बढ़ना ही बढ़ना है। सर, अगले 2 साल 3 साल के लिए एयूएम ग्रोथ की कोई गाइडेंस दे पाएंगे सर, लोन पोर्टफोलियो की? सर जैसे हमने कमिट किया था कि हम 750 के आसपास इस साल में हम करेंगे, नेक्स्ट ईयर में वही 1100 के आसपास हम करेंगे। ठीक है, तो वो 750 इस साल क्रॉस हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो आपका 1100 के आसपास क्रॉस कर जाएगा आपका। और उसके बाद में अगर नेक्स्ट ईयर रहा तो 1500 के आसपास हम पहुंचेंगे। और सर, हमारी ओपेक्स जो बढ़ गई थी बिकॉज वो ब्रांच ओपेक्स, लगाने वो से। एक्चुअल में खुश जी जो है ना, वो ओपेक्स जो है ना वो अब आपका अभी कम हो जाएगा ओपेक्स। क्योंकि जितना भी मैंने जो हायर टीम हमको लेनी थी मैनेजमेंट में टीम, वो ले ली हमने। पेन इंडिया का जो टीम बनाना था, बॉम्बे ऑफ हमारा जो ऑफिस था, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस, वो हो गया। तो जो भी चीजें करनी थी वो सब चीजें हो चुकी है। अब 10-20% एम्प्लॉय बढ़ेंगे तो आपका बुक उससे ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपका बाकी फिक्स कॉस्ट आपका अब नहीं बढ़ेगा। जी, तो जब भी एग्जैक्टली सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि 2 साल में थोड़ा निम पे और ऑपेक्स बढ़ गया। जी होपफुली अगले 2 साल सर एयूएम ग्रोथ और पैट ग्रोथ शुड बी मोर देन एयूएम ग्रोथ सर। जी, बिल्कुल 100%, ये दोनों पे ही फोकस है, दोनों ही चीजें हैं। और अभी आज की डेट में जो भी चीजें करनी थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपना रेटिंग भी BBB+ हो गया है। और जैसे ही 1000 करोड़ के आसपास आता है तो अपना रेटिंग भी A- में आ जाएगा। उस रेटिंग में आएंगे तो अपना बैंक पे पैसा लेना भी अपना थोड़ा और इजी हो जाएगा। और अपने को वहां भी कॉस्ट, जैसे रेटिंग बढ़ेगी तो वहां भी अपने को बोरिंग कॉस्ट में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली ये 2-3 साल जो है अब बढ़िया ही है। सर, एक और आखिरी सवाल मेरा, नए ज्योग्राफी में जहाँ जा रहे हैं सर, कुछ हम्म। अंडरराइटिंग में, क्रेडिट कॉस्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, या कुछ कस्टमर समझने में दिक्कत आ रही है, या कुछ नया कस्टमर है अपने होम स्टेट से? नहीं, एक्चुअल में सर क्या है कि आप किसी भी जगह जाओगे ना बॉस, ठीक है ना, तो हमको लगता था कि भाई एक तो टीम वहाँ की लोकल होती है, ठीक है सर। दूसरा, एक प्रॉपर्टी में, कोई भी प्रॉपर्टी में एक ही होता है भाई, लीगल लॉयर जो लीगल वेटिंग है, लीगल प्रॉपर्टी है। जहाँ जहाँ स्टेट में हम गए हैं, जैसे कर्नाटका में गए तो उसके डॉक्यूमेंट बहुत सिस्टमेटिक आते हैं, चीजें आती है, तो लीगल हमारा कोई इशू होता नहीं है। टेक्निकल हमारा होता है, ये हमारे लिए दो ही चीजें होती है कि भाई प्रॉपर्टी जो दे रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से है वहाँ पे। वहाँ पे गवर्नमेंट की चीजें भी फास्ट है, तो बिजनेस करने में और ज्यादा मजा आ रहा है। आंध्रा में भी अच्छा है, महाराष्ट्र में भी सब रजिस्टर्ड मॉर्गेज लोन है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो कोई भी नई टेरिटरी काम करने में दिक्कत नहीं आती, क्यों हम ऑलरेडी राजस्थान से चले हैं, उसके बाद हम गुजरात में आ गए, MP में आ गए, तो वो वाली दिक्कत नहीं है कि अपन को कहाँ पे क्या काम करना, किसी भी स्टेट में अपन काम कर सकते हैं। कैपेबल अपने पास टीम है, वहाँ के एक्सपीरियंस लोग हैं। सर, तो मोटा मोटा सर, ये 1000 करोड़ के एयूएम पे 4% आरओए बन सकता है जी ब्रॉडली? जी जी। ओके सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Kush. We'll take the next question from Kevin Shah. Kevin, you can unmute and go ahead, please. या थैंक यू। सर, आप थोड़ा जानकारी दे सकते हैं कि SRG कैसे 1000 करोड़ AUM क्रॉस करेगी, और हम कैसे बैलेंस करेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट को विथ AUM ग्रोथ, विथ प्रॉफिट ग्रोथ? क्योंकि सर आपका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सॉफ्ट रहा है लास्ट थोड़े क्वार्टर से। हम्म। उसमें देखो केविन जी, दोनों तीनों चीजें हैं। नंबर वन, आपको ग्रोथ भी करनी है और आपको टिकट साइज भी हमारा बड़ा है, ठीक है ना, और रेपो रेट भी कम हुई है। तो आप दोनों तीनों चीजें, और इक्विटी भी आपकी बड़ी है। तो आपका ग्रोथ का, हमने 90 ब्रांचें कर ली है। अब 90 ब्रांचें की है तो टारगेट ये था कि भाई आने वाले टाइम में हम महीने का 30-40 करोड़ का हम बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो सर का आपका 848, वही 500 करोड़ का डिसबर्समेंट होता है, तो 250 करोड़ से आपकी बुक बढ़ती है, तो आपका 750 है वो आपका 1000, 1100 का आपका ऑलरेडी आपका आयु और बुक हो जाएगी, चीजें हो जाएगी। तो ग्रोथ, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम, ये सब चीजें कंप्लीट है, तो आपका ग्रोथ का कोई ज्यादा इशू नहीं है। और रेट का प्रॉफिट में तो ये है कि आपका टिकट साइज बड़ा है, अगर रेट कम होती तो आपका ऑपरेशन कॉस्ट भी कम आती है, तो आपका निम में कोई इम्पेक्ट नहीं आता। वो अगर हम रेट में 1% कम भी कर दूं तो भी मुझे प्रॉफिट और आपका जो पेड मिलेगा वो आपको प्रॉफिट में ज्यादा ही मिलेगा। अच्छा, समझा जी। कि सर जी। दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या हमको ये ब्रांच एक्सपांशन कंटिन्यू होते दिखेंगे जो करंटली 90 पे है?
नहीं, हमारा टारगेट ही 100 ब्रांच का है, 90 ब्रांच हमने कर ली। अगर हम 1000 करोड़ का लोन बुक हमारा जिस दिन टारगेट हो जाएगा उस दिन खाली हम 10 ब्रांच करीब और बढ़ेंगे। फिर 100 ब्रांचों से हम अगले 2 साल तक उसी पे कोई ब्रांच नहीं बढ़ाएंगे, उसी पे काम करेंगे। सर तो देन इन वो केस में आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ नहीं जाएगा 60 to 65% तक? नहीं 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 बढ़ेगा। तो वो जब तक आपकी वो एयूम नहीं बढ़ेगी तब तक हम ब्रांच आपको एक्सपेंशन करेंगे नहीं ना। हमारा जो खर्चा बढ़ना था अभी बढ़ गया, अभी तो हम इसको नीचे ला रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सपेंशन में खाली 8-10 ब्रांचें हम बनाएंगे, वो भी उस एयूम पे के ऊपर क्रॉस करने के बाद में। ओके ओके, थैंक यू जी, अब समझिए, थैंक यू। अगले 2-3 साल में कोई ब्रांच एक्सपेंशन का कोई प्रोग्राम नहीं है, उसके बाद खाली आपका एयूम बढ़ेगा, चीजें बढ़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। Thanks, Kevin. We'll take the next question from Aditya. Aditya, you can unmute and ask your question, please. हेलो, हाय सर। सर हमारी क्रेडिट कॉस्ट पहले अराउंड 20 से 30 बेसिस पॉइंट रहती थी। अभी पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी ज़्यादा आ रही है, अराउंड 60 बेसिस पॉइंट्स। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है? हमको बुक में ऐसा कोई स्ट्रेस दिख रहा है, या नए जो जोग्राफीज है उसमें कोई स्ट्रेस दिख रहा है हमको, या आप और दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि आप स्टेज 2 जो हमारी बुक है उसका आप परसेंटेज बता सकते हैं कि वो कैसे मूव कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर? सर एक तो क्रेडिट जो आप कॉस्ट की बात कर रहे हो, पहला मेरा ये मार्च में 2.24% था, अभी तो 1.82 ही है। तो पहले से ये नीचे है, पिछले साल से ये भी नीचे है। और सेकंड जो है आपका स्टेज 2 है, ठीक है, वहां पे मेरा 0.46% है। ओके, तो एसेट क्वालिटी में हमको कोई भी स्ट्रेस नहीं दिख रहा है अभी? सर एक्चुअल में क्या, आप सिक्योर्ड लोन में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो आपका रिकवरीज वगैरह अगर सपोज इसके अंदर आपको सारफेसी का भी इसके अंदर सपोर्ट मिलता है? 100% सर्फेसी से ही, पैसा आता है। कंपनी को जो है, सर्फेसी की गाइडलाइन इतनी स्ट्रांग और इतनी बढ़िया बनी हुई है। पहले फिर भी अपन कहते थे कि समय ज्यादा लगता है, लेकिन अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। ओके। सरफेस में पहले एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट नहीं मिलता था, डीएम ऑर्डर बहुत लेट मिलते थे, फिर पोजीशन लेने के लिए पुलिस की जो जाब्ता मिलता था उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था। अब वो कम हो गया, तो उससे आपका रिकवरी में जो डिलीक्वेंसी और बढ़ेगा वो धीरे धीरे कम होगा, स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। Thanks, Aditya. सर, दो तीन जन का एक सवाल है जो मैं क्लब करके पूछना हाँ, चाहूंगा। एक तो यह है कि FY 26 के लिए आपका AUM डिसबर्समेंट और ब्रांच का टारगेट क्या है? और दूसरा यही सवाल है कि 2-3 सालों के लिए आपका AUM डिसबर्समेंट और ब्रांच के लिए कैसा टारगेट रहेगा? सर अभी तो अपन जो इसको फाइनेंशियल जो 26 है, ठीक है ना, वहां पर अपन 1000 करोड़ के 1000 करोड़ से प्लस करेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ 1000 से 1200 हो जाएगा, लेकिन 1000 से ऊपर होगा, 1000 है, 1050 है, उसके आसपास। और हमारा डिसबर्समेंट है वो 400 करोड़ के आसपास रहेगा। और हमारी ब्रांचेस जो है वो भी 90 ब्रांचें हैं, वो 90 ब्रांचें पे हम काम करेंगे। और नेक्स्ट ईयर में हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट जो है हमारा, वो 1300-1350 करोड़ के आसपास रहेगा। और वह हमारा 500 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट रहेगा। और ब्रांचें, वहां पे ब्रांचें 1000 के ऊपर 10 बनाएंगे तो वहां ब्रांचेस 100 हो जाएगी। ओके सर। तो अभी अपन जो कमिटमेंट जो करते हैं वो 2 साल का करते हैं, जैसे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा अपन, वो 6 महीने बाद वापस अपन कॉल कॉल करेंगे तब अपन देख लेंगे कहाँ है। लेकिन ये है कि भाई इस साल वाला अगर अपना 1000-1100 क्रॉस कर जाता है, चीजें कर जाता है, क्यों, ब्रांच भी नहीं है, टीम भी नहीं है, उम्मीद तो अच्छी है। तो एक बार ये हो जाए तो फिर अपना आगे और टारगेट बढ़े। ऑलराइट सर। सर, दूसरे कुछ सवाल है जो रविंद्र सिंह से है। दे आर आस्किंग हाउ आर यू प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई योर जोग्राफिकल प्रेजेंस स्पेशली बियॉन्ड राजस्थान? हम्म। इस बारे में वो समझना चाहते थे। देखो अभी अभी तो अभी अभी सर जो अपना है, आप ये समझो डाइवर्सिफाई तो ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले हमारा 100% राजस्थान था, फिर हमने एमपी और गुजरात चालू किया। गुजरात हमको अच्छा मार्केट लगा तो गुजरात में हमारा 22-23, गुजरात में हमारी जो ब्रांचें हैं वो आज की तारीख में 22 ब्रांच हमारी गुजरात में है। गुजरात से हम फिर महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र से हम कर्नाटका में आए, कर्नाटका से हम अभी आंध्रा में आए, एक हमारा तमिलनाडु बाकी है।
तो ये जो 10 ब्रांच हैं उसमें तमिलनाडु शामिल है, तो तमिलनाडु हम करेंगे, वहां पे तमिलनाडु करोगे, तो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो गया। इस मार्च की अपन बात करेंगे, इस क्वार्टर लास्ट वाले क्वार्टर फोर्थ की बात करें, तो क्वार्टर फोर्थ में हमने जो नई ब्रांचों में डिसबर्समेंट किया है ना, ऑलरेडी हमारा 26% करीब तो हमारा महाराष्ट्र में हमने डिसबर्समेंट किया है। ठीक है, 5% हमारा आंध्रा में हो गया, और 7 सवा 7% हमारा कर्नाटका में हो गया। ठीक है ना, और इधर हमने 38% हमारा गुजरात हो गया, 26% राजस्थान हो गया, तो डाइवर्सिफाई ऑलरेडी हो चुका है। और जैसे जैसे बुक बढ़ेगी वैसे वैसे डाइवर्सिफाई बढ़ता रहेगा, तो एक जगह वाली पोजीशन है नहीं। ओके सर, उनका अगला सवाल है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम लार्जर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसीज टारगेटिंग द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट? और हम जिस रेट पे करते हैं, जो हमने सेगमेंट पकड़ा इतने सालों से वही काम कर रहे हैं, हम वही काम करना चाहते हैं। ठीक है ना, हम कोई बहुत बड़ी टिकट साइज में जाना चाहते हैं ना, हम अर्बन में जाना चाहते हैं, हम सेमी अर्बन और रूरल में काम करते हैं। हमारा माइंडसेट वही है, हमारी टीम भी वही है, उनको वही काम करने में मजा आता है, तो हमारा वही चीजें रहेगी। ओके सर, रूपल रत्नावत जी का एक सवाल है, हम्म। at older branches what was average branch level disbursement rate per annum? क्या आप वापिस बताइए। जो आपकी पुरानी ब्रांचेस है उसमें आपका हम्म। एवरेज ब्रांच लेवल डिसबर्समेंट कैसा था पर एनम? हम्म। ये पूछे ब्रांच लेवल डिसबर्समेंट रेट। एक्चुअल में उसका ब्रांच वाइज तो हमने नहीं बना रखा है, लेकिन ये हमने स्टेट वाइज बना रखा है। तो स्टेट में तो हमारा पूरा जैसे पूरा युद्ध हुआ है, उसमें अभी इस पूरे साल का अगर पकड़ ले तो 90% हमने 29% राजस्थान में डिसबर्समेंट किया है, 47% गुजरात में काम किया है, महाराष्ट्र में 15% काम किया है, आंध्रा और ये दोनों मिलाकर आंध्रा में हमने 2 सवा 2% काम किया है, कर्नाटका में 2.72%। ये हमारा पूरा पोर्टफोलियो का डिसबर्समेंट का रहा है। ये पूरा स्टेट वाइज बना रखा ओके सर, सर अगला सवाल है आकाश पथड़ से, M3 Investment Private Limited recently acquired 9.17% stake in SRG Housing through a है। preferential allotment. What do they bring to the table? क्या मतलब, आप बोले M3 इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट सर जो वो है वो समझना चाह रहे हैं M3 इन्वेस्टमेंट्स ऑनबोर्ड आके आपको किस तरह हेल्प कर पा रहा है। सर सबसे बड़ी इक्विटी में जो हेल्प है वो सबसे बड़ी हेल्प है। ठीक है, और दूसरा, इतना उन्होंने पूरी कंपनी का अ, विश्वास जताया, चीजें जताया है। ठीक है कि भाई इतनी बड़ी इक्विटी एक साथ में आपको डाली है, तो इसके एक टुकड़ों में कोई आदमी इक्विटी डालता है और एक साथ में कोई आता है, तो उसका लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, तब तक उस कंपनी में इतना बड़ा पैसा नहीं डाल सकता। तो सबसे पहले उनको थैंक यू, उन्होंने इसमें विश्वास जताया और लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ में रहेंगे। तो सपोर्ट भी मिला है, और उन्होंने ये भी कमिट किया है और ये भी की है, जब जब भी आपको इक्विटी की जरूरत पड़ेगी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो खाली काम करते रहो। तो ये बहुत अच्छी बात है, चीजें बात है, तो उनसे हेल्प ही ये मिलती है। दूसरा, जब कोई बड़ा ग्रुप आपके साथ में होता है तो आपको काम करने में कोई हिचक नहीं होती है। आज एक्सपांशन अपन इतना कर पाए हैं, एक्सपांशन में जा रहे हैं, चीजें जा रहे हैं, तो पीछे इक्विटी का अगर बेस मजबूत है तो अपने को बिजनेस करने में दिक्कत नहीं होती। Thank you, sir. We'll take the next question from Mr. Aniket C. Aniket, you can unmute and ask your question. Yeah, thank you so much. So, sir, first question is that you have recently done three fundraise. हम्म। How does this help your network and credit borrowing cost? And will this be good enough to reach your 1,000 crore target? सर एक्चुअल में क्या है सर, का हमारा जो गाइडलाइन है एनएचबी का, वो 12 टाइम का है। जितनी आपका एनओएफ है उसका 12 टाइम तक आप लीवरेज कर सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री में 5 टाइम से ज्यादा चलता नहीं है। और आज की तारीख में हमारा जो 264 है, ठीक है, यहाँ से अगर हम 5 गुना भी हम जाते हैं तो भी आप 25 1250 और 250 1500 करोड़ तक हमको कोई इक्विटी की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, अगला सवाल है कि can you throw some lights on the senior management hiring which will help you to scale up as well as to grow in the national geographies? हाँ, 100%। वो तभी हमारा जो, हाँ, आप देखना उसमें हमने जो अभी पैन इंडिया की जो टीम बनाई है वो ऑलरेडी ग्रो करने के लिए और एक्सपर्टाइज है, जिसमें बिजनेस का अपना स्मूथली बिजनेस और एक पकड़ रहे। तो वैसी टीम तो बना चुके हैं सर, ठीक है, ऑलरेडी ठीक सब है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो लोग हैं हमारे साथ में। हम्म।
तो हमारे पास 10-12 लोगों की जो एचओडी की टीम है वो सब इसी फाइनेंस इंडस्ट्री के लोग हैं। Okay, so just can you just detail more about what kind of people have you hired? So, जैसे हमारा कलेक्शन, जैसे हमारा क्रेडिट में है, वो 15 साल का एक्सपीरियंस है इसको, ठीक है ना। मिस्टर जॉर्जी, संजय वैश्य हैं वो नेशनल रिकवरी हेड है। प्रफुल्ल द्विवेदी हैं वो हमारा पूरा हेड प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। आशीष कोठारी है वो ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट में पिछले 18 सालों से काम देख रहे हैं, इस इंडस्ट्री में है। आईएम से पढ़े हुए हैं। अश्विन जी भारद्वाज वो हमारा पूरा रिस्क कंट्रोल देखते हैं। अभिषेक सुराना है वो हमारा पूरा प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन उसमें काम करते हैं। और उसमें हमारे सुरेश जी है वो हमारा बिजनेस पूरा पार्ट देखते हैं। उसके बाद में हमारे एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर है वो बैंकर है। एक शुभम कट्टा जो एचआर हमारा पूरा देखता है, वो 10 साल से पहले आईएम कलकत्ता से पढ़े हुए हैं और पहले एयू बैंक में थे, ठीक है ना। और इस तरह से हमारे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं वो भी हमारे सब बैंकर हैं। तीन डायरेक्टर हैं वो बैंकर हैं, कुछ सीए हैं, कुछ कंप्लायंस वाले कंप्लायंस सेक्रेटरी। तो पूरा बोर्ड भी आपका पूरा सिस्टमेटिक और एक्सपीरियंस वाले लोग हैं इसमें इंडस्ट्री में। ठीक है, that's it from my side. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अनिकेत। एक और सवाल है सर चैट से अरविंद कुमार जी का। देयर इज अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, इज इट आल्सो अफेक्टिंग आवर कंपनी? जबरदस्त क्वेश्चन है सर ये। देखो इसका तो, हमने सबसे फाइनेंस कंपनी में पिछले 4-5 सालों से हम काम कर रहे हैं बहुत। तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में हर साल कुछ ना कुछ आता है। कभी डीएचएफएल आ गया, कहीं आईएलएफएस आ गया, फिर अपना कोरोना आ गया। कोरोना के बाद में भी आपने देखा तो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में स्ट्रेस आ गया, पर्सनल लोन वाले कंपनियों में इंटरेस्ट आ गया। तो ये फाइनेंस कंपनियों में हमेशा एक जैसा आप चल ही नहीं सकते हो। तो जो जो भी अपन ग्रोथ की बात करते हैं, या जरूरत से ज्यादा मैं आपको ग्रोथ बता दूं, हाँ, तो उस ग्रोथ को हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेस आता है जिसमें अपनी फाइनेंस कंपनी कुछ नहीं करती, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा हो जाता है। अभी हमारा हाउसिंग फाइनेंस में कभी कुछ था नहीं, अभी एवीओम आ गया तो एनएचबी भी टाइट हो गया, बैंक भी टाइट हो गए, बैंकों ने पैसा देना भी कम कर दिया, चीजें भी कम कर दिया। तो आपको उस समय ना चाहते हुए भी कैसे स्ट्रेस आएगा कुछ मालूम नहीं इकोनॉमिक का। बाकी ये है, रूरल में बिजनेस अच्छा है, रूरल में डिमांड भी ठीक है। आदमी कोई इकोनॉमिक के हिसाब से न तो वो देखते हैं ना करते हैं, वो उनके हिसाब से सब चीजें चलते हैं। उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा भी नहीं होती कोई इम्पेक्ट कर पाए, ठीक है। उनका सब बिजनेस उस तरह से होता है जो रेगुलर बिजनेस होता है। तो बिजनेस और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइनेंशियल मार्केट में कोई चीज ना आए, अभी जैसे हालात चल रहे हैं, युद्ध के हालात चल रहे हैं, चीजें चल रहे हैं, उसका कोई इम्पेक्ट आता है तो बात अलग है, बाकी कोई बिजनेस में इम्पेक्ट नहीं है सर। ऑलराइट सर। हम एक फॉलोअप क्वेश्चन लेंगे केविन शाह से। केविन शाह, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर विद ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, सर की वो आपका एनआईएम में हेल्प किया रहेगा उसने। हम्म। तो सर ये इम्प्रूवमेंट लाइक ये एनआईएम में अगले फ्यू क्वार्टर्स ऑन योर एग्जिस्टिंग लोन बुक कैसी रहेगी, कैसे दिखने मिलेगा? भाई लोन बुक तो अपना जो है ना सर, जो अभी ये इम्पैक्ट जो आया है ना इसका, रेपो रेट का, उसका तो अपना बेनिफिट ही होगा, नहीं बढ़ेगा उसमें। नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो अपना अच्छा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि चलिए हमारा सर। तो फिक्स रेट पे है। जो रेट कम हुआ और ऑलरेडी जो बुक बनी हुई है उसका पिछले सालों में हमको लॉस भी हुआ, फिक्स रेट पे थी। तभी जो कम होगा उसका बेनिफिट भी अपने को मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। Thank you, Kevin. We'll take the next question from Anand Mundra. Anand ji, you can ask your question, please. Mr. Anand Mundra, you can unmute and ask your question. Mr. Anand, if you are unable to unmute, you can drop your question in the chat box as well.
So meanwhile, Anand ji, The first question from Anand Mundra in the chat box is what is the stage 1 and 2%? Stage 1 and stage 2%. Anand, can you elaborate a bit more this question, please? सर स्टेज 1 में जो हमारा आता है ऑन टाइम वो 89.23% है, और 0 से 30 डेज में जो है वो 3.5% है, और 30 से 60 डेज में 3.62% है, 60 से 90 में 1.76% है, और उसके ऊपर 1.84%। एक इसमें लिखा था सर कि चेक चेक बॉक्स में, सर विल यू डाइवर्सिफाई द बोरोइंग मिक्स बाय बोरोइंग थ्रू एनसीडी एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग प्रेजेंटली। तो सर हमारा 49% जो है वो एफआई से है, और 48% बैंक से है, 6% हमारा एनएचबी से है, और एनसीडी में कॉस्ट ज्यादा आती है इसलिए वो ले नहीं पाते, और एनसीडी अगर 5 साल से ऊपर मिलता है क्योंकि हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो शॉर्ट टर्म के हम एनसीडी लेते नहीं है, और दूसरा बुलेट पेमेंट वाला हमको एनसीडी लेते हैं, इसके लिए हम एनसीडी में ज्यादा काम नहीं कर पाते, और हमारे टर्म्स पे अगर एनसीडी मिलेगी तो हम उसमें जरूर करेंगे। ऑलराइट सर। सर एक और क्वेश्चन है जो आकाश पतड़ से है। आर यू सीइंग एनी डिमांड इशू फॉर हायर ग्रोथ एंड कैन वी प्लान परफॉर्मेंस मार्केटिंग थ्रू इंस्टाग्राम इन टायर 2 एंड टायर 3 cities even though your YouTube channel is good but there is no attraction coming there? तो हमारे जो लोन लेने वाले हैं सर वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में उस पे इतना नहीं आते हैं ना, फेसबुक पे ज्यादा आते हैं। फेसबुक पे तो हमारा पेज भी है, चीजें भी हैं, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन वहां से कोई इतनी लीड नहीं आती है। वहां तो हमारा क्या होता है कि हमारा ब्रांच का एक नेटवर्क होता है कि ब्रांच में हमारा जो एम्प्लॉय, हम डायरेक्ट बिजनेस ज्यादा करते हैं, और वेन्यू मार्केटिंग में हमारा कैनोपी लगता है, वेन्यू मार्केटिंग होती है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। और सेकंड, हमारा ब्रांचों है, हम एक ब्रांच हमारी 50 से 60 किलोमीटर वो काम करती है, ठीक है। तो जो इंस्टाग्राम और इनसे बिजनेस नहीं आता है, इंस्टाग्राम और ये सब नई जनरेशन देखती है, लेकिन जो मकान बनाता है वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो उनके पेरेंट्स हैं, और इसके लोन और इनके सब चीजों में उन पेरेंट्स पेरेंट्स ही डिसीजन लेते हैं। ऑलराइट सर। अगला क्वेश्चन अरविंद कुमार से है चैट बॉक्स में। विल यू ओपन ब्रांचेस इन तमिलनाडु एंड तेलंगाना इन फाइनेंशियल ईयर 26? हम्म, यस सर। अभी जो नेक्स्ट, अगर अपने 10 जो ब्रांचें अपन ने बनाई है ना, तो नेक्स्ट अपने 26 में जब 1000 करोड़ से क्रॉस करेंगे तो हम तमिलनाडु और तेलंगाना में जाएंगे सर। हाँ, समझ जाएंगे। और अगला सवाल ये है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ बैलेंस ट्रांसफर इन FY 25? सर बैलेंस ट्रांसफर Thank you, 10-11% बैलेंस ट्रांसफर रहता है, और उतना ही वापस आ जाता है। बैलेंस ट्रांसफर बीटी जाता भी उतना है, आता भी होता है, 1-2% का डिफरेंस। Anybody else who wishes to ask a question, please use the option of raise hand. So since there are no further questions, we'll come to the end of the conference call. Would you like to give any closing comments? सर इस बात को विराम देते हैं, लेकिन हाँ ये कहता हूँ सर, अभी फाइनेंस इंडस्ट्री जो है वो किसी और कारण से कोई दिक्कत आए तो ठीक है, लेकिन अपनी जैसी कंपनी और अपन जिस मार्केट में काम करते हैं वो मार्केट भी अच्छा है, चीजें भी अच्छा है। दूसरा, हमारा जो एक्सपेंशन हुआ है और हमने 90 ब्रांचें जो बनाई है, ठीक है, वो नेक्स्ट तो वो ब्रांचों पे हमारा आने वाले टाइम में 3-4 हजार करोड़ की लोन बुक हम इन्हीं ब्रांचों पे बनाएंगे। एक्सपेंशन हमारी ब्रांचों का ज्यादा होगा नहीं, हम ब्रांच की जो प्रोडक्टिविटी है, चीजें हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। अभी तो क्या होता है कि रेटिंग वाले भी बोलते हैं भाई डाइवर्सिफाई चाहिए, 5-7 स्टेट चाहिए, तो वो आपको इस एक लेवल पे रेटिंग बढ़ाने, उस लेवल पे चीजें हैं। और ये जो कॉस्टिंग आपकी जो भी बढ़ रही है, कोई ज्यादा कॉस्ट है, ये डे बाई डे जैसे आपका एयूम बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है। टिकट साइज बढ़ता है तो वहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। एयूम आपका बढ़ जाता है, इंटरेस्ट आपका अगर 1-आधा% कम भी है तो आपका मेन पावर जो है उतना नहीं बढ़ेगा। तो आपको चारों तरफ से जो चीजें हैं वो एक लेवल पे जाके अपन खड़े हैं, वहां से आगे आपको सब चीजें बहुत अच्छी और ढंग से आपको दिखेगी। वैसा ही हमने पूरा एक मॉडल बनाया है चीजें।
इसी के साथ में आपका विश्वास बना हुआ रहे, चीजें बना रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you to all the participants for joining on the call. And thank you to the management team for giving us their time. This brings us to the end of today's conference call. You may all disconnect now. Thank you.